नमस्ते जी। मंजू के माता पिता का एक एक्सीडेंट में स्वर्गवास हो गया। वह स्कूल से लौटी तो सामने का भयानक दृश्य देखकर बेहोश हो गई। अगले दिन पड़ोस की चाची ने अपने पति से कहा कि मंजू की शादी अपने बेटे पप्पू से कर देते हैं ताकि उसकी जायदाद हमारे कब्जे में आ जाए, वरना उसकी नानी उसे यहाँ से ले जाएगी। तो पड़ोस के चाचा ने अगले ही दिन अपने 26 साल के बेटे का विवाह 17 साल की मंजू से कर दिया। शादी के अगले दिन जब मंजू कमरे से बाहर ना आई तो वह उसके कमरे में गए तो सामने का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि सामने तो चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी शादी है पप्पू के साथ। यह लाल जोड़ा पहन लेना और यह गहने भी पहन लेना। चाची की बात पर मंजू चाची की ओर देखने लगी। उसका दिमाग उनकी बात को समझ नहीं पाया था। उठो जल्दी, एक तो तुम बहुत सुस्त हो, बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। यह कपड़े और गहने पहनकर तैयार हो जाओ, तुम्हारी पप्पू के साथ शादी है। चाची मेरी शादी क्यों कर रही है? अभी मैं स्कूल जाती हूँ। शादी तो पढ़ाई के बाद होती है ना, और शादी तो बड़े लोगों की होती है। मैं तो अभी छोटी हूँ। मंजू को जैसे ही चाची की बात समझ आई तो तुरंत बोली, हाँ तो बाद में भी स्कूल जाती रहना ना। कौन सा तुम्हें मना कर रहा है? चल मेरी बच्ची, जल्दी से कपड़े पहन कर तैयार हो जाओ, फिर हम तुम्हारी शादी करते हैं। अभी मेहमान भी आने वाले हैं। अब तुम्हारे माँ बाप के बाद हम ही तुम्हारे अपने हैं, और तुम्हें अपने घर में रखने का एक मजबूत कारण भी चाहिए, वरना दुनिया वाले बातें बताए बनाएंगे कि बिना किसी रिश्ते के पड़ोस की लड़की को रखा हुआ है। पड़ोसी के रिश्ते को आजकल कौन स्वीकार करता है? अनीता मंजू को अपनी बातों के जाल में उतारने लगी। मंजू ने उनकी बात पर सर हिला दिया। उसे पता ही नहीं था कि शादी में क्या होता है, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। शादी करने के लिए चाची ने उसे एक कारण तो समझा ही दिया था, और उसने उनकी बात को सही भी मान लिया था। दिल और दिमाग इतने बोझल थे कि कोई बात सोच ही नहीं पा रही थी। फेरों के बाद जब पप्पू ने उसकी मांग में सिंदूर भरा तो अनीता और सुभाष के चेहरे खिल उठे थे, जबकि पप्पू खुद बहुत परेशान सा बैठा हुआ था। वह तो अपने मोहल्ले में रहने वाली प्रीति से शादी करना चाहता था, जिसे हर महीने उपहार लेकर देता था। बाजार से उसके लिए खाने पीने का सामान लेकर आता था, कभी समोसे, कभी दही चाट, कभी पकोड़े और कभी बर्गर। वो शादी का झांसा देकर उसे कितना समय लूटती रही थी, और उससे अपनी पसंद की चीजें मंगवाती और खाती रहती थी। प्रीति के पीछे वह पूरी तरह से पागल था। उसकी अपनी दोस्तों के साथ शर्त लगी हुई थी कि प्रीति सिर्फ उसी से शादी करेगी। मगर यह उसके साथ क्या हो रहा था? माँ बाप ने एक बच्ची को उसके पल्लू बांध दिया था, जिससे उसकी कोई इच्छा भी पूरी नहीं हो सकती थी। विवाह के बाद जब सब मेहमान अपने अपने घरों को चले गए, सभी तरह तरह की बातें कर रहे थे, मगर अनीता को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए शादी की थी वह पूरा हो चुका था। अब मंजू उनके पास ही रहने वाली थी। कोई भी उसे यहाँ से ले जाने का अधिकार नहीं रखता था, और यही उनके लिए सबसे बड़ी बात थी। बाकी उद्देश्य वह अपना आराम से पूरा कर सकते थे। धीरे धीरे मंजू को अपने जाल में फंसा लेते, और फिर जैसे चाहते उसे अपने इशारों पर नचा सकते थे। वह बच्ची थी, दिमाग की कमजोर थी, उसे काबू करना इतना भी मुश्किल नहीं था। मंजू को पप्पू के कमरे में भेज दिया गया, मगर पप्पू पता नहीं कहाँ था।
अनीता ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, कम से कम आज के दिन तो घर में टिक जाता। उसे तो अपने दुआरी शराबी दोस्तों से ही फुर्सत नहीं है। अपने पति से कहने लगी, जाइए उसे ढूंढ कर लाइए, आज ही शादी हुई है, उसकी पत्नी कमरे में बैठी है, जाकर उसे तसल्ली दें, काबू में करने की कोशिश करें, उसे समझा देना कि आराम और प्यार से बात करें, और दूसरी बात भी समझा देना कि अभी वह छोटी है, दोनों के रिश्ते अभी पूरे नहीं कर सकती, इसलिए ध्यान से रहे, बस पति बनकर उसे आराम देने की कोशिश करें, हमें इससे अपना मतलब निकालना है, मुझे इसे अपनी बहू बनाकर हमेशा अपने पास नहीं रखना। मंजू उनकी सारी बातें सुन रही थी और जैसे उसका दिल भयभीत हो गया था। आखिर ऐसा भी क्या मतलब था जिसके लिए चाचा चाची ने उसे अपनी बहू बना लिया था, और फिर मतलब निकल जाने के बाद उसे घर से निकालने वाले थे। वह बेड पर जाकर बैठ गई और सोच लिया कि पप्पू की किसी भी बात में नहीं आएगी और जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करेगी। अभी कल ही तो उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। वह अभी तक सदमे में थी और एक नया सदमा लग चुका था। नाना नानी और मामा बुरी तरह से याद आ रही थी। डर और घबराहट उस पर पूरी तरह से सवार हो चुके थे। रात के 1:30 बज गए थे। तब कहीं जाकर सुभाष को पप्पू मिला था और वह उसे घर लेकर आया था। घर लाने के बाद पप्पू को 2-4 थप्पड़ मारे गए थे और चाची ने भी बुरा भला कहते हुए उसे कमरे में भेज दिया था और हर बात भी अच्छी तरीके से समझा रही थी। पप्पू शराब के नशे में बुरी तरह से मदहोश था, इधर उधर झूमता फिर रहा था। उसे माँ की बातें समझ ही नहीं आई थी तो उनको मानता कहाँ से। वह अपने कमरे में चला गया। सामने ही बेड पर मंजू सुकड़ी सिमटी सी सो रही थी। उसको भले ही सदमे पर सदमा लगा था, मगर थी तो छोटी ही। थकान जब उस पर बुरी तरह सवार हुई तो उसे नींद आ ही गई थी। पप्पू ने लाल आंखों से मंजू की ओर देखा और उसके ऊपर पड़ा हुआ कंबल खींच कर फेंक दिया। मंजू हड़बड़ाकर उठ बैठी, डरी हुई नजरों से पप्पू की ओर देखा, क्योंकि वह लाल आंखों से उसे घूर रहा था। आपको कोई काम है? डरते डरते उसने पूछा। तो पप्पू उसके पास जाकर बैठ गया, उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छुआ और कहने लगा, मैं तेरा पति हूँ, क्या तुझे पता नहीं है कि पति की हर बात मानना पत्नी का धर्म होता है। पति को नाराज करके नहीं सोते, वरना भगवान नाराज हो जाते हैं। वो 17 साल की मंजू को अपने सम्मान और आज्ञाकारी होने का पाठ पढ़ा रहा था, पत्नी होने के कर्तव्य समझा रहा था, जबकि वह फटी फटी आंखों से पप्पू की ओर देख रही थी। वह अभी तक बालिग नहीं हुई थी। उसे क्या मालूम था कि वह किस दलदल में फंस चुकी है। इस शादी को मकसद क्या था और पति पत्नी के बीच के संबंध क्या होते हैं, वह थोड़ा सा झुका और मंजू के पास आ गया। मंजू ने जैसे ही उसकी हरकत देखी, तुरंत पीछे हटी और बेड के किनारे की ओर लपकी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसके कानों में शोर सा मच गया था। पप्पू ने प्यार से कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस आराम से बैठो। मंजू ने चुप्पी साध ली और पप्पू के पास जाने से इनकार करने लगी। वह अपने नाजुक हाथों से कंबल को और मजबूती से पकड़ रही थी ताकि कोई उसे छू ना सके। पप्पू थोड़ा झुक कर उसके पास बैठ गया और मंजू के हाथ को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। मंजू ने तुरंत हाथ झटक दिया और एक और खिसक कर बैठ गई।
पप्पू के चेहरे पर गुस्से और हैरानी का मिला-जुला भाव दिख रहा था। नशा उसके दिमाग पर हावी होता जा रहा था। वह उसके इनकार को समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा कि पत्नी को पति की बात माननी चाहिए, मगर मंजू खामोश रही। उसकी मासूम नजरें पप्पू के बढ़ते हुए हाथ को और करीब आने की कोशिश करते देख रही थी, मगर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ कह सके। पप्पू गुस्से से झुंझला उठा। नशा उसके दिमाग पर इतना हावी था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था रही थी। बस वह चाहता था कि जल्दी से मंजू को अपने करीब कर ले और अपना मकसद पूरा कर ले। पप्पू ने अचानक मंजू का हाथ पकड़ा और झटका देकर उसे अपनी ओर खींचा। मंजू खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। दोनों के बीच खींचातानी होने लगी थी। मंजू अपनी ओर से पूरा जोर लगा रही थी, मगर पप्पू के लंबे चौड़े शरीर के आगे बिल्कुल बेबस हो रही थी। आंसू मंजू की आंखों से बहने लगे थे और वह फिर भी अपने आप को छुड़ाने की बार बार कोशिश कर रही थी, जबकि पप्पू उसे बेड पर गिराकर उसके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहा था। अचानक मंजू ने साइड में से कुछ उठाकर मारा। कांच टूटने की आवाज कमरे में गूंज उठी। एक तेज धमाके के साथ खून के धब्बे चारों ओर फैल गई। कमरे में खामोशी छा गई। अगली सुबह चाची खुशी खुशी कमरे का दरवाजा खोलने पहुंची ताकि मंजू को बाहर लाए, मगर दरवाजा बंद था। उसने जोर जोर से आवाजें दी कि पप्पू उठो, दरवाजा खोलो, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चाचा भी आए। उन्होंने साथ में आवाजें दी, मगर कोई भी जवाब नहीं आया। दोनों के दिमाग में ख्याल आया, कहीं पप्पू ने रात को मंजू के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। वह दोनों अच्छी तरह जानते थे कि पप्पू ने शराब पी हुई है, मगर उसके बाद भी उन्होंने उसे मंजू के पास भेज दिया था। अपनी गलती पर वह बुरी तरह पछता रहे थे। दोनों घबरा गए और डर के मारे आखिरकार दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। जमीन और बेड पर खून पड़ा हुआ था और कमरे का वातावरण कुछ अलग ही था। पप्पू और खून जमीन पर पड़ा था। मंजू के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। वह उनकी इकलौती संतान थी। हर समय उसकी खुशी और आराम का ख्याल रखते थे। वह चाहते थे कि मंजू की जिंदगी में किसी चीज की कमी ना हो और वह हर समय सुरक्षित और खुश रहे। हर रोज उसे स्कूल के लिए तैयार करते और खुद स्कूल छोड़ने और लेने जाते। मंजू को लेकर वह बहुत ज्यादा सचेत थे। हर समय उन्हें यह डर लगा रहता था कि मंजू के साथ कुछ गलत ना हो जाए। मंजू का संबंध अच्छे खाते पीते परिवार से था। पिता के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह उसे हर सुख सुविधा देते थे। मंजू स्कूल के होशियार स्टूडेंट में से थी। बहुत ज्यादा होशियार और काबिल थी। इसलिए उसके पिता ने शहर के सबसे अच्छे स्कूल में उसका नाम लिखवाया था, ताकि वह भविष्य में किसी अच्छे पद पर पहुंच सके। मंजू अब हाई स्कूल में पहुंच गई थी। एक दिन मंजू को स्कूल में छोड़ने के बाद वह दोनों शॉपिंग के लिए चले गए, क्योंकि मंजू का जन्मदिन आ रहा था। इस बार वह उसके जन्मदिन पर एक बड़ी पार्टी रखना चाहते थे और मंजू को सरप्राइज देना चाहते थे। इसलिए उसे स्कूल में छोड़ने के बाद शॉपिंग पर निकल गए थे। रास्ते में अचानक एक एक्सीडेंट हो गया। उनकी गाड़ी एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई थी और दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे। मंजू जब स्कूल से वापस आई तो अपने माता पिता को घायल अवस्था में पाया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ है।
वह दौड़कर उनके पास गई और उनके चेहरे देखने लगी। उसके माता-पिता अपनी जान की बाजी हार चुके थे। मंजू को यह दृश्य देखकर बहुत बड़ा सदमा लगा था। वह जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। मंजू के लिए दुनिया अचानक बदल गई थी। माँ-बाप का प्यार और सुरक्षा खत्म हो गया था और अब वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसे एक अजीब सा डर लग रहा था और हर चीज से घबराहट होने लगी थी। वह जमीन पर बैठकर सिर्फ रोती रही और माँ-बाप की याद में अपने आंसू बहाती रही। उसे लगा था माँ-बाप के जाने के बाद उसकी दुनिया में अंधेरा हो गया है, अब कुछ बाकी नहीं बचा। मगर नहीं जानती थी कि अभी तो जालिम दुनिया ने उसे अपना असली रूप भी नहीं दिखाया था। मंजू का ननिहाल बहुत ज्यादा दूर था। मामा और नाना दूसरे देश में रहते थे, इसलिए वह जल्दी नहीं आ सकते थे। उनके घर के पड़ोस में ही अनीता और सुभाष रहते थे। उनका मंजू के परिवार से बहुत अच्छा संबंध था। अनीता और सुभाष को मंजू के पिता अपने गांव से जानते थे। सुभाष उनका गांव में दोस्त हुआ करता था। अब वह भी शहर आकर नौकरी करता था। मंजू के पिता ने उसकी और अनीता की बहुत सहायता की थी, बिल्कुल अपने भाई की तरह। मंजू उन्हें चाचा चाची कहती थी। वह भी उससे बहुत प्रेम करते थे। मंजू के माता पिता का के देहांत पर उन्होंने ही मंजू को संभाला था। शहर में उसके ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे, तो कम ही लोग आए थे। यहाँ तक कि मंजू के ननिहाल से कोई भी नहीं आया था। तभी मौके का फायदा उठाते हुए अगले ही दिन अनीता ने सुभाष से कहा कि मंजू की शादी अपने बेटे पप्पू से कर देते हैं, ताकि उसकी संपत्ति हमारे कब्जे में आ जाए। सुभाष ने भी अनीता की सोच की सराहना की और कहने लगा, यह विचार मुझे नहीं आया। अब उसकी धन दौलत भी तो उसी के साथ ही जाएगी। अच्छा यही है कि बहू बनाकर मंजू को अपने घर में रख लें, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस तरह मंजू के ननिहाल वाले उसे अपने साथ भी नहीं ले जा सकेंगे। अगले ही दिन मंजू और पप्पू के विवाह की तैयारियां होने लगी। उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि अभी अभी मंजू के माता पिता का देहांत हुआ है। वह मानसिक रूप से सदमे में है। उसे थोड़ा समय दिया जाए। वह उसे समय दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसे फिर मंजू के ननिहाल वाले आ जाते और उनका उद्देश्य अधूरा रह जाता। अनीता और सुभाष को सब कुछ उनके आने से पहले करना था। मंजू के लिए सब अचानक था। उसे सिर्फ डर और सदमा महसूस हो रहा था। चाचा चाची ने पप्पू को तैयार किया। मंजू के माँ बाप के देहांत के चौथे दिन ही पप्पू और मंजू का विवाह कर दिया गया। पप्पू 26 साल का था और मंजू 17 साल की। मंजू यह सब कुछ समझने की कोशिश ही करती रही, मगर बहुत ज्यादा डरी हुई थी और माँ बाप की याद में खोई हुई थी। मंजू के लिए समय बहुत कठिन था। वह अपने माँ बाप के बिना अकेली रह गई थी और अब उसकी जिंदगी अनीता और सुभाष के वश में आ गई थी। उसे हर पल यह एहसास रहता था कि वह अब अपने फैसले खुद नहीं कर सकती। मंजू ने दिल में ठान लिया कि उसे हर संभव तरीके से खुद को सुरक्षित रखना होगा। अब उसे अपनी जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों, डर और दबाव का सब सामना खुद करना था। मंजू के दिल में माँ बाप की याद के साथ साथ यह भी ख्याल रहता था कि उसे अपनी सुरक्षा और भविष्य के लिए कुछ करना होगा। रात यही सब कुछ सोचते हुए वह सो गई थी, क्योंकि सोने से पहले वह अनीता और सुभाष की बातें भी सुन चुकी थी।
इसलिए फैसला कर लिया था कि जैसे ही नानी के घर में से कोई आएगा, वह उनके साथ चली जाएगी। मगर पप्पू ने सारा काम खराब कर दिया था। कमरे में आने के बाद उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। वह बहुत डर गई थी। यह सब उसके लिए बिल्कुल अजीब था, इसलिए उसका डर जाना स्वाभाविक था। जब पप्पू उसके ऊपर हावी होने लगा तो पता नहीं उसमें कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने पप्पू को परे धक्का दे दिया और उसके नीचे से निकलते हुए साइड टेबल पर रखा हुआ फूलदान उठाकर पप्पू के सर पर दे मारा। हर तरफ खून फैल गया और वह कोने में सुकड़ी सिमटी बैठी रही। पूरी रात उसने इसी हालत में गुजार दी थी। सुबह चाचा और चाची की आवाजों पर वह और भी डर गई थी। वह जानती थी कि उसने क्या कर दिया है। पप्पू पूरी रात हिला भी नहीं था। अनीता आवाजें देती रही और दरवाजा खोलने के लिए कहती रही, मगर वह अपनी जगह से थोड़ी सी भी नहीं हिली। मजबूरन सुभाष ने दरवाजा तोड़ डाला था। कमरे के दृश्य देखकर जैसे उनके होश उड़ गए थे। उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ सुबह तक यह हो जाएगा। वह भाग कर पप्पू के पास आई और उसे हिलाने की कोशिश की, मगर उसका शरीर शिथिल था और बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। पप्पू उठो, पप्पू आंखें खोलो, क्या हुआ है? देखो यह, अगर मजाक कर रहे हो तो बहुत बुरा मजाक है। हम तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी प्रीति के साथ भी शादी करवा देंगे, मगर उठो। चाची बार बार पप्पू को उठाने के लिए कह रही थी, मगर वह बिना हिले जुले पड़ा रहा। सुभाष ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल की और पप्पू को उठाकर अस्पताल ले गए। मगर डॉक्टर ने जो बात कही थी उसे सुनकर वह पागल से हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनकी तो पूरे जीवन की जमा पूंजी लूट गई थी। पप्पू मर चुका था और उसको मरे हुए कुछ घंटे गुजर चुके थे। डॉक्टर ने बताया था कि खून ज्यादा बह जाने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। अनीता बहुत बुरी तरह पछताने लगी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर पप्पू को समय पर अस्पताल लाया जाता तो चोट इतनी ज्यादा गहरी नहीं थी कि उसकी जान ना बचाई जा सकती। यह सब आपकी लापरवाही के कारण हुआ है। अनीता तो जैसे पागल होने को थी। जो दूसरे की संतान के लिए गड्ढा खोदा था उसमें वह खुद ही गिर गई थी। रात को कमरे से कांच टूटने की आवाज और हाथापाई होने की आवाज साफ सुनी थी, मगर कान बंद करके लेटी रही, क्योंकि उन्हें लगा था कि मंजू तो डरपोक है, पप्पू को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती। पप्पू जो चाहे मंजू के साथ करता रहे। अब वह पछता रही थी कि काश एक बार उठ कर देख लेती कि कमरे में हुआ क्या है। वापस आने के बाद अनीता ने मंजू को पकड़ लिया था और उसे मारने लगी थी। पप्पू की अर्थी तैयार थी। थोड़ी देर बाद सारा क्रियाक्रम हो गया और वह दोनों पछता कर रह गए। जिस संतान के लिए उन्होंने मंजू के साथ धोखा करने की कोशिश की थी, उसे अपने पास रखने और उसकी संपत्ति हथियाने की कोशिश की थी, उसके नाथ होने का फायदा उठाया था। अब वह बेटा ही इस दुनिया में नहीं रहा था। मंजू की नानी भी आ चुकी थी। उससे सारी बात छुपाई गई थी, मगर पप्पू की मौत पर आए हुए मेहमानों में से यह बात अब उन तक पहुंच चुकी थी, जिसके बाद वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी और मंजू को अपने साथ लिपटा लिया था। एक प्रकार से मंजू शादी के अगले दिन ही विधवा हो गई थी। उन्हें बहुत दुख हुआ था। यह कैसा पाप था जो मंजू के पिता के भाई सम्मान
समान दोस्त के परिवार ने किया था। मंजू डरी हुई थी और अपनी नानी से लिपटी लिपटी रही थी। अनीता ने मंजू पर केस कर दिया था कि उसने पप्पू को मार डाला है। मामला अदालत में पहुंच चुका था, जहां काफी समय तक केस चलता रहा। लगभग 2.5 साल कोर्ट के चक्कर लगाते गुजर गए थे। मंजू के मामा ने अच्छे से केस लड़ा और अंत में फैसला मंजू के पक्ष में हो गया था। अदालत ने मंजू को नाबालिग बताते हुए उसकी सजा कम कर दी थी। उसके अलावा नीता और सुभाष पर भी केस हुआ था। नाबालिग लड़की का विवाह करवाने और फिर बेटे को नशे की हालत में कमरे में भेजने की सजा हुई थी। मंजू को यह कहकर बरी कर दिया गया था कि उसने आत्मरक्षा में पप्पू की जान ली थी। उसका उद्देश्य पप्पू की जान लेने का नहीं था, क्योंकि 18 साल से कम की थी और पप्पू की मौत आत्मरक्षा में हुई थी। इसलिए मंजू को बाइज्जत बरी कर दिया गया था और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। मगर पप्पू के साथ गुजरी वह एक रात आज भी उसके मस्तिष्क में ताजा है। वह सोचती है कि अगर उसने ऐसा ना किया होता तो आज ना जाने उसका क्या हाल होता। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे आशिकी की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।